दोस्तों नमस्कार। क्या सरकार घबरा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर शिकन आ चुकी है? क्या इस दौर में केंद्र सरकार को इस बात का अनुभव हो चला है जिन नीतियों के आश्रय वह देश को हाँक रही है अब शायद जनता भी उसे पसंद नहीं करती है? आखिर मामला क्या है? राष्ट्रपति भवन से एक विज्ञप्ति निकलती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें देश के कानून मंत्री को बदलने का जिक्र होता है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, इनकी पहचान कानून मंत्री से ज्यादा देश के जजों को कटघरे में खड़े करना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए जा रहे हर निर्णय को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बताना, यहां तक कि जो जज स्वतंत्र तौर पर रिटायर होने के बाद जिन बातों का जिक्र करे उसे एंटी इंडियन करार देना और इस बात की भी चेतावनी खुले तौर पर दे देना कि दरअसल उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। यह मैसेज क्या था और यह मैसेज क्या इस देश की सरकार के नाक के नीचे कोई कानून मंत्री स्वच्छंद और खुले तौर पर कर सकता है? शायद दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ना चाहें फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर देश के कानून मंत्री एक के बाद एक हमला करते चले जाएं और यहां तक कि जजों की नियुक्ति से लेकर सरकार से जजों की तुलना इस बात पर करना कि दरअसल वह चुनाव नहीं लड़ते हैं और सरकार को चुनाव लड़ना पड़ता है तो जनता के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। अगर इन तमाम परिस्थितियों के पन्नों को आज खोलिएगा तो हो सकता है आपके जहन में दो तीन सवाल एक झटके में बड़े हो जाएं कि आखिर देश के कानून मंत्री को बदला क्यों गया? कानून मंत्री की जुबान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थी इसलिए, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे इसलिए, या इन दोनों विपरीत परिस्थितियों से हटकर इस दौर में जनता ने जो चुनाव परिणाम देने का मन बनाया उसने सरकार की और शायद मोदी सत्ता की उस राजनीतिक जमीन पर हिचकोले पैदा कर दिए जहां उसे लगने लगा अब शायद उस छवि को हटाना होगा, अब शायद एक नई छवि को गढ़ना होगा जिसमें उदारवादी चेहरा रहे। और शायद उदारवादी चेहरा कानून मंत्री के तौर पर अर्जुन मेघवाल जी को लाकर इससे बेहतर और क्या हो सकता है, जो बहुत ही खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री जब हंसते हैं तो वह भी हंसते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो पार्लियामेंट के भीतर वह पीछे देखिए ध्यान से तो डेस्क ठोकते हुए नजर आते हैं। वो खामोश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं सामान्य स्थिति से। हालांकि पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं, एलएलबी उन्होंने की है, तो देश के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के रास्ते सरकार कैसे चलेगी, इससे पहले कैसे सरकार चल रही थी और उसके सामने कौन सी मुश्किल आ गई, शायद अब इसे जानने की जरूरत कहीं ज्यादा है। क्योंकि इस दौर में अडानी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सेबी के जरिए जो उभर कर आया उसने इस देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट में सेबी के दिए गए बयान के अंतर्विरोध को उभार कर रख दिया। क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए अगर यह बयान आता है कि दरअसल सेबी ने कोई जांच शुरू की है 2016 में अडानी ग्रुप को लेकर और उसकी कई कंपनियों को लेकर, और वो एक डॉक्यूमेंटेड हिस्सा हो जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वही सेबी आकर कहता है जी नहीं, हम कोई जांच नहीं कर रहे थे, तो सेबी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है या सेबी के आधार पर देश का वित्त मंत्रालय संसद में गलत जानकारी दे रहा है? या फिर इन दोनों परिस्थितियों को मिला दीजिए तो क्या इस दौर में अडानी या कॉरपोरेट मित्रों के साथ सरकार की जो गवर्नेंस की रूपरेखा है दरअसल वह उभर कर सामने आ गई? यह एक केस है। दूसरा केस महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में राजनीतिक लाभ पाने के लिए जो भी ताना बाना बुना गया उसका एक असर तो इसी रूप में देखा जा सकता है कि कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया और कैसे उन सब के पीछे सत्ताधारी बीजेपी खड़ी रही और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम परिस्थितियों को परखते हुए जिन बातों का जिक्र किया उसने खुले तौर पर बतला दिया कि दरअसल जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ वह गैर संवैधानिक था। और संकेत यहां तक दे दिए कि मौजूदा वक्त में बीजेपी
जिस नेता के पीछे खड़ी है उसकी नियुक्ति या उसका मुख्यमंत्री होना भी गैर संवैधानिक है, लेकिन अपने कानूनों के जरिए और कुछ नियम कायदों के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने बंधे हुए हाथ दिखला दिए। लेकिन आवाज और शायद लकीर दोनों इस बात की खींच दी कि सरकार का रुख सही नहीं है। और इन परिस्थितियों में एक चीज और देखिए, एक तीसरा मामला भी निकल कर आया जो बहुत खामोशी से लोगों के जहन में नहीं उभरा। वो गुजरात के 68 जुडिशियल ऑफिसर जिनको जिला जज बनाना था, उनके प्रमोशन को रोक दिया गया। और उसमें वह जज भी शामिल है जिसने फैसला राहुल गांधी को लेकर दिया गुजरात के भीतर, और उन्हें 2 बरस की सजा और उसके बाद संसद सदस्यता की मान्यता राहुल गांधी की खत्म हो गई। ये तमाम परिस्थितियां एक छोटी सी लकीर भर खींचते हैं, लेकिन देश के भीतर के सवालों का जवाब कौन देगा? क्योंकि किरण रिजिजू जिस रास्ते चल रहे थे, आज हालांकि उन्होंने, जब उनको जानकारी मिली कि दरअसल वह कानून मंत्री नहीं रहे और अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अच्छा, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री का मतलब क्या माना जाए? क्या आने वाले वक्त में माइनिंग के क्षेत्र में और जो रेयर अर्थ माइनिंग होती है, जिस क्षेत्र में कॉरपोरेट इस दौर में रुचि दिखला रहे हैं, वहां पर कुछ खेल होने वाला है? और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसी बहुत सी माइन है, तो क्या इसलिए किरण रिजिजू को वहां ले जाया गया क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट लॉ मिनिस्ट्री के साथ जो रहा वो शायद बेहतर था, जहां पर वह अपनी छाती ठोकते थे और जिन बातों का जिक्र करते थे खुले तौर पर करते थे? या इससे हटकर देखा जाए कि दरअसल कानून मंत्रालय के तहत सुप्रीम कोर्ट से उसके टकराव ने इस देश के भीतर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई सवालों को जन्म दे दिया जो इससे पहले नहीं दिए जाते थे। अरुण जेटली के वक्त में अरुण जेटली तो कह चुके हैं पार्लियामेंट में कि कैसे नियुक्ति हो सकती है या कैसे जज अगर रिटायर हो जाए और उसके बाद सत्ता उन्हें कुछ दे दे, तो इसका मतलब है कि जो वो फैसले सुना रहा था वो फैसले सत्ता के अनुकूल थे। और हमारे पीछे रंजन गोगोई की किताब, और रंजन गोगोई खुद जब चीफ जस्टिस थे उसके बाद पार्लियामेंट में जाना उनका शायद अरुण जेटली के उस बयान के ठीक उलट है। अरुण जेटली मोदी सरकार में कानून मंत्री रहे, वह जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद ध्यान दीजिए रविशंकर प्रसाद, इन्होंने भी कानून की अच्छी पढ़ाई नहीं की बल्कि कई मुद्दों को राष्ट्रीय तौर पर और खास तौर से अयोध्या मुद्दे को उठाया। इनकी भी पहचान रही, लेकिन कॉलेजियम के मामले पर टकराने के बाद यह उस रूप में 2-2 हाथ नहीं कर सके। तब ऐसे में सोचा गया 2021 में जुलाई के महीने में एक झटके में किरण रिजिजू को कानून मंत्री बना दिया गया। और कानून मंत्री बनने के बाद जो लकीर इस देश के भीतर खींची गई, शायद वह भारत जैसे देश के भीतर अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हालांकि आज जब किरण रिजिजू को पता चला उनका मंत्रालय छीन लिया गया, तो उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचली कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस शुक्रगुजारी से पहले जिस बात का वो जिक्र करते चले जा रहे थे, ऐसे में आपके जहन में एक सवाल झटके में आ रहा होगा, तो क्या आने वाले वक्त में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसी रास्ते जाएंगे? और अब जिस लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिए, तो 2024 तक क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि बदलना चाहते हैं? और इस छवि को बदलने का मतलब है कि वह एक उदारवादी चेहरा हो, वह एक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चेहरा हो, क्योंकि अब उग्र तेवर के साथ, हिंदुत्व के साथ और बहुत ही इस मिजाज के साथ कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं, हम हिंदुत्व के रास्ते चलेंगे, इन बातों का जिक्र अब किया जाना क्या वोट बैंक में खुद ही सेंध लग जाना है? या जनता उसके अनुकूल नहीं है? या फिर अगर विपक्ष जरा सी ट्रेनिंग पाले, जैसी गुजरात के बाद कर्नाटक में के भीतर उसने नई ट्रेनिंग के साथ बजरंग दल को खारिज किया, तो क्या ये एक नई परिस्थिति सरकार के सामने आ गई? और उसके सामने इस वक्त ध्येय तो एक ही है, टारगेट तो एक ही है, 2024 के चुनाव को जीतना। लेकिन जरा सोचिए, कोई कानून मंत्री अगर यह कहे कि कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, यह लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए, देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी।
कल्पना कर सकते हैं कोई कानून मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे? 18 मार्च को यह कानून मंत्री के शब्द हैं, लेकिन एक झटके में टीएमसी के नेता हैं स्वागत राय, उनका यह कहना सामने उभर कर आया। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो बंदूक रखी वह रिजिजू के कंधे पर रखी। अब यह सवाल है कि क्या नई बंदूक वह मेघवाल के कंधे पर रखेंगे, जहां पर छवि नई गढ़ने का सवाल उनके भीतर है। क्योंकि एक के बाद एक परिस्थितियों को देखिए तो देश के भीतर और बाहर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती है। ये शब्द कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू के हैं। लोकतंत्र खतरे में है, इंडिया में ह्यूमन राइट का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत के प्रति बहुत ही खराब छवि बाहर बनती है। इस बात का जिक्र देश के कानून मंत्री कर रहे हैं। और यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा, जब हाईकोर्ट के जज सोढ़ी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है, तो उसी के मुद्दे को उठाकर खुले तौर पर कानून मंत्री ने भी कह दिया, हां हाईजैक कर लिया है संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि तो जाता नहीं है कि जो जनता को न्याय कहां से मिलेगा, हम ही से मिलेगा। इन बातों का जिक्र अगर किया जा रहा था तो इसका मतलब बहुत साफ है, सरकार टकराने की मुद्रा में थी। सरकार हर चीज अपने अनुकूल चाहती थी। उसने इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को जब अपने अनुकूल कर लिया तो उसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट अनुकूल क्यों नहीं हो सकता है। हमने खास तौर से दो तीन किताबें पीछे रखी है। एक तो रंजन गोगोई की किताब है। यह खास तौर से अपने आप में शानदार किताब इसलिए है क्योंकि जो शख्स कानूनी भाषा में न्याय की परिभाषा समझाए और वही शख्स सत्ता के उसी कटघरे में खड़ा होकर सत्ता के अनुकूल हो जाए, तो यह किताब एक मान्यता प्राप्त होगी। दूसरी एक किताब जो सबसे किनारे में है, यह किताब फालियस नरिमन की। इसमें इन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है वो इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट दिए गए सरकार के निर्णयों के खिलाफ के फैसले क्या मायने रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर अभी भी इस देश के भीतर कैसे उम्मीद और आस बनाए हुए है कि दरअसल इस उम्मीद और आस के आसरे भारत के लोगों को लगता है अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट परिस्थितियों को संभाल सकता है। एक तीसरी किताब है अरुण शौरी की किताब है, जो उनके अपने निजी अनुभव के जरिए लिखी गई और कैसे कानून के सामने जब वो आते हैं तो इस देश के भीतर में जो पॉलिसीज बनती है उसमें हालांकि उन्होंने शुरुआत तो की है उस अरावली पहाड़ियों को लेकर जहां पर जमीन खरीदी और उसके बाद स्थितियां नाजुक हो गई और कैसे पूरा खेल इस देश के भीतर में खनन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, माफिया से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और इन सब का एक नेक्सस काम करता है। इस परिस्थिति में हिंदुस्तान के भीतर लोग सोचते हैं ये किताबों में दर्ज है, लेकिन सरकार को अगर यह लगते रहा कि दरअसल सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम लेने की आज जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनके हिसाब से काम करे और 2015 में पहला टकराव खुले तौर पर कॉलेजियम को लेकर जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिक्र किया, एनजेएसी का जिक्र होने लगा और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो एक लिहाज से यह माना जाता है सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया और वहां तो जजेस ही बैठे थे, अपने आप को लेकर ही फैसला देना था, उसके बावजूद भी कानून मंत्री कैसे उन्हीं वक्तव्यों को लगातार दोहराते हैं। और इस बात का जिक्र अगर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कर गए तब यह सवाल बड़ा हो जाता है कि सरकार का राजनीतिक मिजाज इस देश में सत्ता को बनाए रखने के लिए कहां तक जा सकता है। और शायद इसीलिए महत्वपूर्ण यह था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का तमगा मोदी सत्ता के जब छाती पर लगा हुआ था तो वो किसी बात से घबरा नहीं रही थी। एक कर्नाटक की हार ने ऐसा क्यों कर दिया, और कर्नाटक की हार के बाद जो अलग अलग राज्यों के चुनाव है वहां पर बीजेपी के सामने ये संकट क्यों आ गया कि दरअसल अब प्रधानमंत्री मोदी की किस छवि को लेकर जाएंगे, जबकि समूचे कर्नाटक में एक ही छवि रेंग रही थी, वह प्रधानमंत्री मोदी की छवि थी। तो अब राज्यों में किस छवि को लेकर जाएंगे? तो क्या उदारवादी चेहरे की जरूरत है? क्या एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसमें टकराव कम दिखाई दे? क्या एक ऐसी परिस्थिति चाहिए, हालांकि आदत जाती नहीं है,
कहते हैं जब सत्ता की आदत लग जाए तो सरकारों की नीतियां भी उसी रास्ते चलती है जहां सत्ता बरकरार रहे, और सत्ता के भीतर कोई मोड़ आए या ना आए, लेकिन सरकार अपनी पॉलिसी को मोड़ नहीं पाती है। और शायद यही मुसीबत है, बार बार निकल कर आ रहा है कि दरअसल सबके ऊपर तो एक ही शख्स है इस सरकार के भीतर में, और जब सबका एक ही दाता है तो ऐसे में कोई एक्स रहे, कोई वाई रहे, कोई कौ रहे, कोई खौ रहे, सरकार का मिजाज तो वही रहेगा। लेकिन अब ये बात नहीं चलेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो फैसले इस दौर में निकल कर आए और जिस तरीके से टारगेट पर लेने का प्रयास नेताओं तक को हुआ और सुप्रीम कोर्ट जमानत तक देने की स्थिति में आ गई, तो उसने सवाल खड़ा किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इंडिविजुअल लेवल पर भी न्याय दिलाने की स्थिति में है, जहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है। और एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है, इस कटघरे में यूपी से लेकर असम तक को खड़ा किया गया। अब यह सवाल सबसे बड़ा है कि राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र को लेकर जो फैसला आया, और महाराष्ट्र के भीतर बीएमसी चुनाव अभी भी नहीं हो पाए हैं, जबकि उसकी उम्र मार्च में ही बीत चुकी है। बावजूद इसके अब यह कहा जा रहा है अक्टूबर में होंगे, उसके बाद कहा जा रहा है पता नहीं 2024 में ना हो जाए, इंतजार करने लगे कि अब ये 3-4 राज्यों के चुनाव जो होने हैं उसके बाद बीएमसी के चुनाव करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, राजनीतिक तौर पर कर्नाटक के भीतर बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। एक लिहाज से 99% लोकसभा की सीट उसी के पास। अब अगर वहां पर सेंध लगती है, महाराष्ट्र के भीतर सेंध लगती है, बिहार के भीतर सेंध लगती है, इधर मध्य प्रदेश में सेंध लगती है, अगर सत्ता डाइवर्ट होती है, डाइल्यूट होती है या सरकार चली जाती है, तो इन तमाम परिस्थितियों को आप देखिएगा तो एक झटके में यह महसूस कीजिएगा, अगर पुराने तेवर के साथ जैसे 2014 के बाद से मोदी सत्ता चली और जिस लिहाज से इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया, उसके रूट्स को डिस्टर्ब किया गया, मीडिया को अपने अनुकूल कर लिया गया, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका को लेकर जो चेक एंड बैलेंस का जिक्र अपनी परिभाषा के तहत सरकार करना चाह रही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इस दौर में कानून मंत्री का था, अब अगर वही परिस्थिति मौजूद रहेगी तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। और 2024 की सत्ता हर हाल में चाहिए। शायद यह लाल दरवाजों के और लाल दीवारों के गलियारों के भीतर, जिसको नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कहते हैं, खास तौर से साउथ ब्लॉक जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, जहां पर वहां पर तमाम डायरेक्टर्स की मौजूदगी भर नहीं होती है, बल्कि देश के हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक अधिकारी वहां बैठा हुआ है। इस देश के तमाम राज्यों को लेकर जो नीतियां बनेंगी उसको लेकर एक अधिकारी बैठा हुआ है। तो कैसे संभव है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू अपनी जुबान कह रहे थे? कैसे संभव है कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति अपनी जुबान कह रहे थे? और तो और जो कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल है, वह भी एक आरएसएस के सभा में गए और वहां पर उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल इस देश में टॉलरेंट मुस्लिम है ही नहीं। यानी उनका कहना था कि मेरे ख्याल से सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है, और एक लकीर और वो आगे बढ़ा रहे हैं बतौर कानून मंत्री। एसपी बघेल स्टेट मिनिस्टर थे, जिनको आज हटा दिया गया और उनको हेल्थ मिनिस्ट्री भेज दिया गया। उनका यह कहना था, और यह भी कि ये मास्क पहनकर जो मुस्लिम हैं सार्वजनिक जीवन जीने की रणनीति बनाते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे वाइस चांसलर ही क्यों ना हो। यानी मुसलमानों के भीतर सहिष्णुता है ही नहीं, और जो भी होगी वो चंद उंगलियों पर गिनी जा सकती है, और इस देश के भीतर में जितनी भी संख्या, उसमें चंद हजार लोग भी नहीं होंगे। इस बात का जिक्र इस देश के कानून राज्य मंत्री ने किया, और कानून मंत्री जो अपने तौर पर बात कर रहे थे वो तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस रूप में रिजिजू ने कहा कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, कुछ लोग न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। ये कौन सी भाषा है और ये कौन सी परिस्थिति है इस देश के भीतर में? तो क्या अगर यह परिस्थिति सामने उभर कर आ गई, हम सामने उभर कर आना इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में काम किया था, जब कॉलेजियम ने कुछ जजों के नाम भेजे तो उन्होंने रॉ और आईबी की रिपोर्ट के जरिए उसको खारिज कर दिया। तो उन्हीं रिपोर्ट्स को अपनी वेबसाइट पे डालकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा देखिए ये गलत है,
और उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया ये तो गुप्त रिपोर्ट थी, आपने क्यों ऐसे कर दिया। तो कोलेजियम का जवाब था गुप्त रिपोर्ट किस बात की, ये तो जज बनेंगे और फैसले देश को लेकर देने हैं यहां के, तो इनके बारे में जो रिपोर्ट है वो तो सार्वजनिक होनी चाहिए। तो सार्वजनिक इसको आपको खारिज करना है तो खारिज कर दीजिए। यानी कोलेजियम टकराने को सरकार से तैयार थी और यह टकराव सरकार को बर्दाश्त नहीं था। इस परिस्थिति के बीच यह सरकार चल रही है और इस परिस्थिति के बीच सरकार के सामने चुनावी हार आकर खड़ी हो जाती है। तो ये जो वेबसाइट पर 3 लेटर जो जारी किए गए थे वो वकील सौरभ कृपाल के थे, सोमशेखर सुंदरेशन थे और जॉन सत्यन के थे। और उसमें ये बताया गया था कि जो रॉ और आईबी की आपत्तियां हैं उसका हम खंडन करते हैं। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल भारत की राजनीति के भीतर उन चीजों को जन्म देता है कि सरकार का रुख आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। दूसरी परिस्थिति बताता है कि इस देश के भीतर में जो भी संविधान के हिसाब, नियम कायदे के हिसाब और वो संस्थान भी जो शायद सरकार के लिए काम करने लगे, जिसमें विपक्ष नाम सीबीआई का लेता है, ईडी का लेता है, सीवीसी का लेता है, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन तक का नाम लेता है, कोई अगर अपने हिसाब से काम करे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग होगी, किनार कर दिए जाएंगे। इससे हटकर या इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक मैसेज शायद इस देश के तमाम स्वायत्त संस्थानों को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को भी है, आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए, हम टिके हुए हैं ना, जो नहीं टिके उनको भूल जाइए। लेकिन दूसरा मैसेज सरकार की तरफ से निकल कर आता है कि अगर जो टकराएगा तो उसके खिलाफ कानून मंत्री का चेहरा देख लिया, लेकिन कोई भी मंत्रालय के भीतर में इस तरीके की परिस्थिति आ सकती है। लेकिन एक तीसरा सवाल जुड़ा हुआ है, जनता जब फैसला करती है और चुनाव में हार दिखा देती है तो फिर इस देश की परिस्थितियों को बचाने के लिए और शायद इस देश में सही रास्ते पर सरकार चले, ऐसे राजनीतिक फैसले जो चुनाव के जरिए उभरते हैं वो सरकार के राजनीतिक फैसलों पर कैसे भारी पड़ जाते हैं। किरण रिजिजू का कानून मंत्री से हटना इसी बात का संकेत है। एसपी वघेल कानून राज्य मंत्री, उनका हटना इसी बात के संकेत है। और शायद टकराव की परिस्थिति देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सत्ता अगर मानकर चलती है कि तभी सत्ता में बने रहेंगे तो शायद मौजूदा परिस्थितियों ने उसे डिगा दिया है और ये इस देश की जनता की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।